लगातार जारी गोलीबारी 10वें दिन नियंत्रण रेखा पर तोड़ा सीएफआईआर। पाकिस्तान ने बुलाया संसद का विशेष सत्र। सोमवार को बुलाया संसद का विशेष सत्र। पाक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बुलाया सत्र। आज पटना में होगी महागठबंधन की तीसरी बड़ी बैठक। तेजस्वी यादव करेंगे बैठक की अध्यक्षता। सभी 6 घटक दलों की नेता होंगे शामिल। प्रियंका गांधी वाड्रा के 2 दिवसीय दौरे पर देर रात कोझिकोड को कारीपुर एयरपोर्ट पहुंची। त्रिस्तरीय नगरी में नीट यूजी की परीक्षा आज। फर्जीवाड़े पर सख्ती, हाई अलर्ट पर राज्य सरकारें। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, यूपी में भयंकर बारिश का अलर्ट। अगले कुछ दिनों तक ऐसा ही बना रहेगा मौसम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां पाक की लगातार जारी गोलीबारी। दिल्ली से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पाक की लगातार जारी गोलीबारी 10वें दिन नियंत्रण रेखा पर तोड़ा सीज फायर। पाकिस्तान लगातार सीमा पार से कर रहा है फायरिंग। दिल्ली से आपको खबर बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर के 8 क्षेत्रों में नियंत्रण रेखा पर की फायरिंग। पाकिस्तान लगातार सीमा पार से कर रहा है फायरिंग। पाकिस्तानी सेना की चौकियों से फायरिंग। कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, राजौरी, मेंढक में फायरिंग। नौरेश, नौशेरा, सुंदरबनी और अखनूर के आसपास भी फायरिंग। छोटे हथियारों से गोलीबारी कर रहा है पाकिस्तान। दिल्ली से खबर बता रहे हैं आपको, कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, राजौरी, मेंढर में फायरिंग। नौशेरा, सुंदरबनी और अखनूर के आसपास के इलाकों में भी फायरिंग। छोटे हथियारों से गोलीबारी कर रहा है पाकिस्तान। भारतीय सेना ने पाकिस्तान की फायरिंग का दिया मुंहतोड़ जवाब। भारतीय सेना ने पाकिस्तान की फायरिंग का दिया मुंहतोड़ जवाब। दिल्ली से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पाक की लगातार जारी गोलीबारी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, 10वें दिन लगातार पाक की तरफ से फायरिंग चल रही है, क्या ज्यादा जानकारी है? देखिए मुस्कान, पाकिस्तान लगातार उस दिन से गोलाबारी को अंजाम दे रहा है। अपने नापाक मंसूबों को लगातार दिखाता नजर आ रहा है। 22 अप्रैल को पहलगाम की घाटी में जो आतंकवादी कायराना हमला हुआ था, उसके बाद से लगातार पाकिस्तान की पुलिस चौकियों की तरफ से, सेना की चौकियों की तरफ से लगातार गोलीबारी की जा रही और ये गोलीबारी भारत की सेना को उस्कावे के लिए की जा रही है। लगातार पाकिस्तान इसके पीछे उसकी कई मंशाएं हैं। एक तो भारत की सेना को उकसाना चाहती है, दूसरा नियंत्रण रेखा पर लगातार माहौल तनावपूर्ण बनाए रखना चाहती है। पाकिस्तान ये चाहता है कि इस बीच वो अपने क्षेत्र में छिपे हुए आतंकवादियों को एक स्थान से दूसरे स्थान को ट्रांसफर कर सकता है। दूसरा क्या है कि गोलाबारी करता रहेगा, माहौल नियंत्रण रेखा पर तनावपूर्ण बना रहेगा। इस बात समय जो पाकिस्तान और पाकिस्तान के अधिकृत कश्मीर क्षेत्र में आतंकवादियों के लॉन्चिंग सेंटर चल रहे हैं, लॉन्चिंग पैड बने हुए हैं, जहां पर आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती है, उनके छिपने और रहने के स्थान बनाए गए हैं, उनको भी वहां से शिफ्ट करने का काम कर रहा है, ताकि लगातार गोलाबारी के बीच में भारत की सेना इस गोलाबारी का जवाब देता रहे, उसमें उलझी रहे। उस दौरान पाकिस्तान अपने यहाँ छिपे हुए आतंकवादियों को कहीं सुरक्षित ठिकानों पर भेज सके, इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है। और इसके अलावा एक और अहम पहलू पाकिस्तान की तरफ से ये भी बताया जा रहा है कि गोलाबारी दिल्ली से आपको खबर बता रहे हैं, अभी भारतीय सेना ने पाकिस्तान की फायरिंग का दिया मुंहतोड़ जवाब। दिल्ली से आपको खबर बता रहे हैं, पाक की लगातार जारी गोलीबारी। दिल्ली से आपको यह जानकारी दे रहे हैं, 10वें दिन नियंत्रण रेखा पर तोड़ा सीज फायर। लगातार फायरिंग जारी। पाकिस्तान लगातार सीमा पार से कर रहा फायरिंग।
जम्मू कश्मीर के 8 क्षेत्रों में नियंत्रण रेखा पर की फायरिंग। दिल्ली से आपको अहम जानकारी बता रहे हैं, जहां पाकिस्तानी सेना की चौकियों से फायरिंग। कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, राजौरी, मेंढर में फायरिंग। जी अखिलेश, अपनी बात पूरी करिए। अखिलेश जी। से नियंत्रण रेखा पर गोलीबारी कर रहा है, जिसकी वजह से भारतीय सेना को तनाव में रखे और तनावपूर्ण माहौल बनाए रखने के बीच पाकिस्तान तमाम उन चीजों को करना चाहता है कि अपनी सेना जो नियंत्रण रेखा पर है उसको भेजने का काम कर रहा है। छोटे बड़े तोपों जैसे सामान हैं जो युद्ध में इस्तेमाल किए जा सकते हैं, उनको नियंत्रण रेखा की तरफ भेज रहा है। यानी पाकिस्तान 3 तरह के काम कर रहा है। एक तो आतंकवादियों को छिपने का दूसरे स्थान पर ले जा रहा है, लॉन्चिंग पैड जो आतंकवादियों के लिए बनाए गए उनको हटाने का काम कर रहा है। तीसरा है कि अपनी सेना को बॉर्डर की तरफ भेज रहा है। चौथा क्या कर रहा है कि भारतीय सेना को उकसाने का भी काम कर रहा है, ताकि भारत सेना उकसावे आए और पाकिस्तान पर हमला करे। और चौथी बात ये भी कह सकते हैं कि वो ये भी गोलाबारी करके दिखाना चाहता है कि वो भारत से डरता नहीं है, भारत की सेना है, जबकि उसको पता है कि भारतीय सेना इतनी मजबूत है। भारतीय नेताओं और भारतीय सरकार की तरफ से कठोर कार्रवाई करने का ऐलान कर दिया गया है। भारतीय सेना को केंद्र सरकार की तरफ से फ्री हैंड कर दिया गया है कि वो कभी भी किसी भी वक्त अपने हिसाब से अपनी तैयारी के साथ माकूल समय में पाकिस्तान के अंदर छिपे हुए आतंकवादी और उनके आकाओं और उनके मास्टरमाइंडों को जवाब दे सकता है। इस तरह की पूरी तैयारी भारत सरकार की तरफ की गई और भारत सरकार लगातार तैयारियां कर रहा है। एक के बाद एक तैयारी भारत सरकार की तरफ की जाए, चाहे बंदरगाह हो, चाहे हवाई स्पेस हो, हवाई यात्राएं भी बंद कर दी। उसके साथ साथ अब जो वहां से पार्सल पाकिस्तान से आ रहे थे उनको बंद कर दिया, मेल जो आ रहे थे उनको बंद किया। यानी धीरे धीरे पाकिस्तान की तरफ से जो भी गतिविधियां हो रही, भारत उन सभी को बंद करता जा रहा है, जिसकी शुरुआत सिंधु जल समझौते से उसको रद्द किया था और लगातार उस स्तर पर भारत सरकार कूटनीतिक बढ़ रही है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन फैसलों को ले रही है जिससे पाकिस्तान प्रभावित हो। मुस्कान जी अखिलेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए आगे की जानकारी के लिए। जम्मू कश्मीर के 8 क्षेत्रों में नियंत्रण रेखा पर की फायरिंग। दिल्ली से आपको खबर बता रहे हैं, पाकिस्तानी सेना की चौकियों से फायरिंग। कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, राजौरी, मेंढर में फायरिंग। दिल्ली से आपको खबर बता रहे हैं, नौशेरा, सुंदरबनी और अखनूर के आसपास के इलाकों में फायरिंग। लगातार 10वें दिन पाकिस्तान की तरफ से पीओके में फायरिंग। छोटे हथियारों से गोलीबारी कर रहा है पाकिस्तान। कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, राजौरी, मेंढर में फायरिंग। दिल्ली से आपको खबर बता रहे हैं, साथ ही साथ आपको पाकिस्तान से खबर बताएंगे। पाकिस्तान ने बुलाया संसद का विशेष सत्र। पाकिस्तान ने बुलाया संसद का विशेष सत्र। सोमवार को बुलाया संसद का विशेष सत्र। पाक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बुलाया सत्र। पाक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बुलाया सत्र। सोमवार को बुलाया नेशनल असेंबली का सत्र। सत्र में दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण हालात पर होगी चर्चा। पाकिस्तान सरकार और विपक्षी सदस्यों के बीच बैठक। दिल्ली से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता अखिलेश जी हैं। अखिलेश जी, सोमवार को विशेष सत्र बुलाया गया है पाकिस्तान में, किन किन विषयों पर चर्चा हो सकती है? देखिए, पाकिस्तान लगातार डर और तनाव के माहौल में जिल रहा है। उसकी सरकार, उसके नेता, उसके अधिकारी और सैन्य अधिकारी लगातार तनाव में है।
साथ ही साथ लगातार भारत सरकार के तरफ से पाकिस्तान और पाकिस्तान में छिपे हुए आतंकवादियों को सबक दिखाने के लिए उनको माकूल जवाब देने का ऐलान भी किया जा रहा है। सेना की तैयारी पूरी चल रही है। इसी बीच पाकिस्तान के तरफ से नेशनल असेंबली का विशेष सत्र बुलाने का ऐलान किया गया। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की तरफ से कल ये असेंबली का विशेष सत्र बुलाया गया है। हालांकि उससे पहले एकजुटता दिखाने के लिए सरकार की तरफ से सर्वदलीय बैठक भी बुलाने का ऐलान किया गया है और नेशनल असेंबली की बैठक हो और विशेष सत्र का आयोजन हो, उससे पहले विपक्षी नेताओं के साथ बैठकर सरकार पाकिस्तान की चाहती है कि समझ बन जाए। जिस तरह की वो चीजों को लेकर आगे बढ़ रहा है उन पर उनके साथ विपक्ष भी आए। इसको लेकर एक विपक्षी दलों के साथ सर्वदलीय बैठक करेगा। उसके बाद कल सोमवार को नेशनल असेंबली का विशेष सत्र आयोजन होगा। उसमें पाकिस्तान ये चाहता है कि वो पाकिस्तान के नागरिकों के अंदर जो डर का माहौल है, भय का माहौल है, वो लगातार लोग डर में जी रहे हैं कि कभी भी भारत सरकार पाकिस्तान पर हमला कर सकती है। भारतीय सेना कभी भी कहीं से भी किसी भी इलाके से पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए हमला करेगी। ये जो डर का माहौल पाकिस्तान के अंदर बना हुआ है, उसी डर के माहौल से अपनी पाकिस्तानी जनता को बाहर लाने के लिए पाकिस्तान सरकार और विपक्ष को पाकिस्तान में भरोसा दिलाने के लिए कदम उठाने जा रहा है। पहले विपक्षी दलों के साथ एक सर्वदलीय बैठक करेगा, फिर नेशनल असेंबली के विशेष सत्र में पाकिस्तान और पाकिस्तान की जनता को बताना चाहेगा कि वो किसी तरह का डरने का माहौल नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। वो भारतीय सेना को माकूल जवाब देंगे। लेकिन जिस तरह से भारतीय सेना और भारत सरकार की तरफ से तैयारी की गई है, उससे एक साफ झलकता है कि पाकिस्तान के अंदर डर और भय का माहौल है। लोग अपने को सुरक्षित करने के लिए सुरक्षित स्थानों की तरफ भी व्यवस्था कर रहे हैं। साथ ही साथ ये भी है कि जो पाकिस्तानी सेना लगातार गीदड़ भभकी देती है, उसको किस तरह से लिया जाए, इसको चर्चा पाकिस्तान की संसद में होगी। नेशनल असेंबली में जो बैठक होगी, विशेष सत्र का आयोजन होगा, उसमें सत्ता पक्ष विपक्ष के नेताओं के तरफ से पाकिस्तानी जनता को संदेश देने की कोशिश की जाएगी। और ये भी देखना होगा कि जब विशेष सत्र का आयोजन होता है तो नेशनल असेंबली पाकिस्तान के अंदर भारत के लिए, भारतीय सेना के लिए क्या कहते हैं और आतंकवाद पर वो क्या निंदा प्रस्ताव लाते हैं, निंदा करते हैं और क्या उनका रवैया रहता है, इस पर ही देखने की बात होगा। उसका माहौल का असर पाकिस्तान और भारत जो तैयारी कर रहा है उस पर भी देखने को मिलेगा। मुस्कान जी, अखिलेश जी बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए। दिल्ली से आपको खबर बता रहे हैं, पाकिस्तान ने बुलाया संसद का विशेष सत्र। सोमवार को विशेष सत्र होगा। संसद का विशेष सत्र सोमवार को बुलाया गया पाकिस्तान से। पाक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बुलाया सत्र। दिल्ली से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां आज होगी महागठबंधन की तीसरी बैठक। दिल्ली से आपको खबर बता रहे हैं, जहां महागठबंधन की तीसरी बैठक आज पटना में होगी। महागठबंधन की बैठक पटना में होगी। महागठबंधन की बैठक, सभी 6 घटक दलों के नेता होंगे शामिल। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर होगी चर्चा। सभी 6 घटक दलों के नेता होंगे शामिल। दिल्ली से आपको खबर बता रहे हैं, जहां आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर होगी चर्चा। आज महागठबंधन होगी। तीसरी सामान्य समिति के अध्यक्ष तेजस्वी यादव भी होंगे शामिल। दोपहर 1 बजे पटना के दीघा के एक रिसोर्ट में होगी बैठक। दिल्ली से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां आज महागठबंधन की तीसरी बड़ी बैठक। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, आज तीसरी बड़ी बैठक होने वाली है, किन किन विषयों पर चर्चा रहेगी? आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन की बैठक आज पटना के दीघा के एक रिसोर्ट में होने है। वहां पर करीब 1 बजे का समय रखा गया है, जब महागठबंधन की बिहार विधानसभा चुनाव के लिए समन्वय समिति के चेयरमैन के तौर पर तेजस्वी यादव मौजूद रहेंगे। महागठबंधन की बैठक बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पटना में समन्वय समिति की होगी, ताकि जो राजनीतिक दल महागठबंधन में शामिल हैं उन नेताओं के साथ बिहार विधानसभा के चुनाव की तैयारी किया हो।
कौन सी सीट पर किसका कैंडिडेट हो, कौन सी सीट किस पार्टी के लिए ज्यादा फायदेमंद हो सकती है, किस पार्टी का वहां पर कैंडिडेट उतारा जाए जिसको चुनाव जीतने और सीट पर सफलता हासिल करने में मदद मिले। इस तरह की जो बातें हैं वो गठबंधन के लिए आज बैठक में तय होगा। और तीसरी बार जो बैठक हो जाने वाली है, इस बैठक में तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में वो चीजें तय की जाएंगी कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन का एजेंडा क्या होना चाहिए, बिहार विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार किस तरफ बढ़ना चाहिए, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जातिगत जनगणना का ऐलान केंद्र सरकार की तरफ से किया गया है, उसका असर क्या होगा, महागठबंधन को उसका लाभ कितना मिलेगा, बीजेपी और जेडीयू उसका कितना लाभ उठाने की कोशिश करेंगे, और कैंडिडेट कौन कहां हो सकते हैं, कितनी सीटों पर आरजेडी लड़ेगी, कितनी सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी, कितनी सीटों पर बीआईपी के मुकेश सहनी और गठबंधन दल लड़ेंगे, जिसमें लेफ्ट वाम दल ये भी शामिल है। तो इन तमाम चीजों को लेकर आज पटना में एक बड़ी बैठक होगी। दीघा के रिसोर्ट में होने वाली बैठक पटना में समन्वय समिति के चेयरमैन के तौर पर तेजस्वी यादव बैठक करेंगे। कांग्रेस समेत तमाम महागठबंधन शामिल 6 पार्टियों के नेता इसमें मौजूद रहेंगे और आगामी विधानसभा चुनाव पर मंथन किया जाएगा। चर्चा के साथ नई रणनीति बनाई जाएगी कि अब जातिगत जनगणना के बाद बिहार का माहौल क्या है, आगे चुनाव प्रचार करने के लिए महागठबंधन कैसे बढ़ेगा, किन रणनीतियों के साथ आगे जाएगा, क्या नए मुद्दे अब और हो सकते हैं। जातिगत जनगणना का मुद्दा जिस तरह से केंद्र सरकार के फैसले के बाद अब बिहार में खत्म होता नजर आ रहा है, उसके आगे की रणनीति महागठबंधन क्या होगी। मुस्कान, ये तमाम चीजें हैं, इन चीजों को लेकर आज समन्वय समिति के अध्यक्ष के तौर पर तेजस्वी यादव महागठबंधन की बैठक में चर्चा करेंगे, आगे की रणनीति तैयार होगी और उसके बाद आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए उन सबों को किस तरह से जाना है, ग्राउंड पर जाना है, चुनाव प्रचार में लगना है। भले चुनाव आयोग की तरफ से बिहार विधानसभा चुनाव की ऐलान अभी भले ही न किया गया हो, लेकिन राजनीतिक दल जिस तरह से ग्राउंड लेवल पर उतरे हैं उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पार्टियां और खासकर महागठबंधन ये चाहता है कि बिहार विधानसभा चुनाव में उसकी तैयारी और रणनीति में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, जो जेडीयू और बीजेपी के गठबंधन से उनको हार का सामना करना पड़े। फिलहाल महागठबंधन इस रणनीति के तहत आज मंथन करेगा, चर्चा करेगा और नई रणनीति को तैयार करेगा, जिसका इस्तेमाल आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में करेगा। मुस्कान। जी अखिलेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज़्यादा जानकारी के लिए। दिल्ली से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं, जहां आज तीसरी बड़ी बैठक होने वाली है। दोपहर 1 बजे पटना के दीघा के एक रिसोर्ट में होगी यह बैठक। दिल्ली से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं। फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर आपको कानपुर से बता रहे हैं। कानपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। देश भर के 500 से अधिक शहरों में नीट यूजी की परीक्षा। नीट यूजी के लिए 22.7 लाख छात्र रजिस्टर्ड। 5453 परीक्षा केंद्रों में परीक्षा। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के लिए किए गए इंतजाम। कानपुर से आपको खबर बता रहे हैं। कानपुर में 23,000 परीक्षार्थी आज देंगे नीट परीक्षा। एक सेक्टर मजिस्ट्रेट के जिम्मे 4 केंद्र। डिजिटल घड़ी, कैलकुलेटर, मोबाइल ले जाने की मनाही। कानपुर से आपको खबर बता रहे हैं। केंद्रीय विद्यालय, सीएस कृषि विश्वविद्यालय और सीएसजेएमयू बने केंद्र। नीट की आज परीक्षा। देश भर के 500 से अधिक शहरों में नीट यूजी परीक्षा। नीट यूजी के लिए 22.7 लाख छात्र रजिस्टर। 5453 परीक्षा केंद्रों पर होंगे एग्जाम। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के लिए किए गए हैं इंतजामात। कानपुर में 23,000 परीक्षार्थी आज देंगे नीट परीक्षा।
कानपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। एक सेक्टर मजिस्ट्रेट के जिम्मे 4 केंद्र, डिजिटल घड़ी, कैलकुलेटर, मोबाइल ले जाने की मनाही। केंद्रीय विद्यालय, सीएस कृषि विश्वविद्यालय और सीएस जेएमयू बने केंद्र। कानपुर से खबर बता रहे हैं आपको, देश भर के 500 से अधिक शहरों में नीट यूजी परीक्षा। नीट यूजी के लिए 22.7 लाख छात्र रजिस्टर्ड। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के लिए किए गए हैं इंतजामात। कानपुर में 23,000 परीक्षार्थी आज देंगे नीट परीक्षा। लखनऊ से आपको खबर बता रहे हैं, जहां लखनऊ में चला अतिक्रमण विरोधी अभियान। लखनऊ से आपको खबर बता रहे हैं, जहां लखनऊ में चला अतिक्रमण विरोधी अभियान। 2 जोनों में हुई सख्त कार्रवाई। अब अस्थायी दुकानें और ठेले हटाए गए। लखनऊ से आपको खबर बता रहे हैं, जहां अतिक्रमण अभियान चला, जोनल अधिकारियों के नेतृत्व में कार्रवाई। 296 अभियंत्र टीम, राजस्व निरीक्षण और कर्मचारी मौजूद। अवैध कब्जों को ध्वस्त कर क्षेत्र को साफ कराया। लखनऊ से आपको खबर बता रहे हैं, 10 स्थायी ठेले, 1 गुमटी और 3 अवैध बोर्ड जब्त। लखनऊ में चला अतिक्रमण विरोधी अभियान। 2 जोनों में हुई सख्त कार्रवाई। लखनऊ से ये जानकारी दे रहे हैं आपको, जहां लखनऊ में अतिक्रमण अभियान चला है, स्थायी दुकानों और ठेले हटाए गए। जोनल अधिकारियों के नेतृत्व में कार्रवाई की गई है। जोनल अधिकारियों और नेतृत्व में ये कार्रवाई। लखनऊ से आपको खबर बता रहे हैं, 296 अभियंत्रण अवैध कब्जों पर ध्वस्त कर क्षेत्र को साफ कराया। 10 स्थायी ठेले, 1 गुमटी और 3 अवैध बोर्ड जब्त। लखनऊ में चला अतिक्रमण विरोधी अभियान। 2 जोनों में हुई सख्त कार्रवाई। स्थायी दुकानें और ठेले हटाए गए। लखनऊ से आपको जानकारी बता रहे हैं, जोनल अधिकारियों के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई है। दो 296 अभियंत्रण टीम, राजस्व निरीक्षण और कर्मचारी मौजूद। अवैध कब्जों को ध्वस्त कर क्षेत्र को साफ कराया गया। लखनऊ से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं, जहां अवैध कब्जेदारों और भू माफियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश। संपत्ति विभागीय समीक्षा बैठक में नगर आयुक्त ने जारी किए सख्त निर्देश। नगर आयुक्त गौरव कुमार ने शनिवार निगम कार्यालय में की समीक्षा बैठक। लखनऊ से खबर बता रहे हैं, संपत्ति रजिस्टर व्यवस्थित कराते हुए सर्वे कराने के दिए निर्देश। अनाधिकृत प्लॉटिंग करने वालों को सख्ती से निपटने पर दिया जोर। अतिक्रमण विरोधी अभियान की समीक्षा करते हुए जुटाई जानकारी। नगर आयुक्त ने मातहतों को संपत्तियों की सुरक्षा के निर्देश भी दिए। संपत्ति संबंधित कार्यों में पारदर्शिता लाने के निर्देश दिए। लखनऊ से आपको खबर बता रहे हैं, जहां संपत्ति विभागीय समीक्षा बैठक में नगर आयुक्त ने जारी किए सख्त निर्देश। नगर आयुक्त गौरव कुमार ने शनिवार निगम कार्यालय में की बैठक।
वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। रुक करते हैं खबरों का। खबर अलीगढ़ से है, जहां दुष्कर्म के संगीन मामले में भी पुलिस ने पीड़िता के बयान दर्ज करने की जहमत नहीं उठाई। पुलिस मनमानी का ये रवैया तब सामने आया जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महिला सुरक्षा के प्रति लगातार महकमे को लेकर निर्देश देते रहते हैं। पूरा मामला जिले के थाना जवा के एक गाँव का है। यहाँ पिछले माह गाँव के ही एक युवक ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म की कोशिश की थी। परिजनों के कई दिन लगातार कोशिशें जारी रखने के बाद बमुश्किल पुलिस ने रिपोर्ट तो दर्ज कर ली, लेकिन अब तक पुलिस से ना तो आरोपी को गिरफ्तार किया गया और ना ही पीड़िता के बयान दर्ज कर गवारा समझा। पीड़ित परिवार का आरोप है कि जांच अधिकारी ने अब तक मौका मुआयना भी नहीं किया। इससे गांव निवासी आरोपी जगबीर उर्फ जुग्गा बघेल खुलेआम घूम रहा है। मैं यहाँ सीओ ऑफिस आई हूँ, मेरी लड़की के साथ बदतमीजी यहाँ कंटिन्यू में 1 महीने से आ रही है, कोई सुनवाई नहीं हुई। और ये घटना 8 अप्रैल की है। बदतमीजी छेड़छाड़ हुई है मेरी बच्ची के साथ। तो अभी तक कोई जांच नहीं हुई इसमें? अभी क्या बस वो जो पेशकार साहब थे बस वही आए, लेकिन घटना कब की है ये? घटना 8 अप्रैल की है। तब से लेके अभी तक कोई जांच हुई? कोई जांच नहीं हुई है। सीओ साहब पहुंचे थे? नहीं पहुंचे सीओ साहब। आप कहाँ पर आए हैं? मैं अब सीओ ऑफिस आई हूँ। क्या कह दिया उन्होंने? अभी ये कहा है कि बयान कराएंगे। 1 महीने से कंटिन्यू इसी तरह से मैं सुबह आती हूँ, शाम को जाती हूँ बयानों के लिए। बयान नहीं। खबरों में आगे बढ़ते बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां 5 अवैध चौक ठाकुरगंज, आलमनगर, गोमती नगर के निर्माण सील किए गए हैं। तो कुल 5 जगहों के अवैध निर्माण सील किए गए। एलडीए-वीसी प्रथमेश कुमार के निर्देश पर ये बड़ी कार्रवाई की गई है। प्रवर्तन जोन 1 और 7 ने ये कार्रवाई हुई। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, प्रवर्तन जोन 1 और 7 ने की कार्रवाई। मानचित्र स्वीकृत कराए बिना हो रहा था कमर्शियल भवनों का निर्माण। तो जोनल अधिकारियों AK सिंह व VP शिवहरे ने जानकारी दी। आगे भी जारी रहेगा अवैध निर्माणों के खिलाफ ये अभियान। तो बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से आपको बता रहे हैं, जहां 5 अवैध निर्माण सील किए गए हैं। चौक ठाकुरगंज, आलमनगर, गोमती नगर के निर्माण सील किए गए। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, एलडीए-वीसी प्रथमेश कुमार के निर्देश पर यह बड़ी कार्रवाई सामने आई है। प्रवर्तन जोन 1 और 7 ने की कार्रवाई। तो राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां 5 अवैध निर्माण सीज किए गए। जोनल अधिकारियों AK सिंह व VP शिवहरे ने ये जानकारी दी है। बोले आगे भी जारी रहेगा अवैध निर्माणों के खिलाफ अभियान।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शिवा शर्मा जुड़ चुके हैं। शिवा, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि 5 अवैध निर्माण सील किए गए हैं, कैसे ये पूरा मामला सामने आया, क्या कुछ अपडेट शिवा? देखिए, लंबे समय से लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को अलग अलग इलाकों में अवैध निर्माणों की शिकायतें मिल रही थी और शनिवार को प्रवर्तन जोन की 7 और 1 की जोन की टीम में 5 ऐसे इलाके हैं जो कि चौक, ठाकुरगंज, आलमनगर और गोमती नगर है, जहां ऐसे कमर्शियल निर्माण को सील किया गया है। पहली कार्रवाई सचिन कुमार और अन्य द्वारा आलमनगर में सीरपुर रोड स्थित शीला गार्डन के लगभग 200 वर्ग फीट क्षेत्रफल में भूखंड का कमर्शियल कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराया जाता, उसको एलडीए की टीम ने सील किया है। वहीं ठाकुरगंज के फरीदीपुर में रिंग रोड स्थित मल्लापुर में लगभग 120 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में भूखंड और दुकानों का भवन का निर्माण कराया जा रहा था, जो कमर्शियल था, उनको भी एलडीए की टीम ने सील किया है। और इसके अलावा जो लाजपत नगर इलाका है, वहां पर 80 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में भूखंड पर व्यावसायिक निर्माण कराया जा रहा है, उसको भी सील किया गया था। और इसके अलावा कई अन्य ऐसे इलाके हैं जो अलग अलग जोनों में स्थित है, चाहे वो गोमती नगर हो, ठाकुरगंज हो या फिर आलमनगर हो। सभी निर्माणों को सील करते हुए उनके खिलाफ जो निगरानी की कार्रवाई है वो लखनऊ विकास प्राधिकरण ने पुलिस को दी और ये कहा है कि अगर दोबारा इन कमर्शियल निर्माणों का अगर फिर से निर्माण होता है तो उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करने की बात कही है। तो लखनऊ विकास प्राधिकरण ऐसे कोई भी निर्माण को सहमति नहीं करता है जो बिना मानचित्र के पास होकर के उनकी सहमति के बन रहे हो। अगर बनते हैं तो लखनऊ विकास प्राधिकरण में जो नियम है उसका उल्लंघन होता है और उसके तहत ये कार्रवाई होती है। और कल भी लखनऊ में 5 कमर्शियल निर्माणों को एलडीए की टीम ने सील किया है। ठीक है शिवा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां 5 अवैध निर्माण सीज किए गए हैं। चौक, ठाकुरगंज, आलमनगर और गोमती नगर के निर्माण सीज किए गए। एलडीए प्रथमेश कुमार के निर्देश पर ये बड़ी कार्रवाई की गई है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। रोहतक में दुकान की डीड करने के नाम पर नायब तहसीलदार प्रवीण को एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने गिरफ्तार किया है। एसीबी टीम ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर 1 दिन के रिमांड पर लिया। रिश्वत मामले में एसीबी टीम आरोपी से पूछताछ कर रही है। एसीबी इंस्पेक्टर भगत सिंह ने बताया कि अक्टूबर 2024 में आनंद नामक युवक ने एसीबी को शिकायत दी थी कि नायब तहसीलदार दुकान की डीड करने के नाम पर रिश्वत की मांग कर रहा है। शिकायत के आधार पर एसीबी टीम ने आरोपी को पकड़ने की योजना बनाई और 9 अक्टूबर 2024 को डीड राइटर साहिल को 1 लाख रुपए रिश्वत के साथ रंगे हाथों पकड़ा गया था। इंस्पेक्टर भगत सिंह ने बताया कि रिश्वत के मामले में नायब तहसीलदार प्रवीण उसी दिन से फरार चल रहा था। नायब तहसीलदार प्रवीण ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका लगाई थी, जो खारिज हो गई। अब एसीबी टीम ने आरोपी को रोहतक ऑफिस से ही काबू किया है। शिकायतकर्ता आनंद ने एसीबी को शिकायत दी थी कि एक दुकान की डीड करवानी है, जिसके लिए नायब तहसीलदार ने 1,80,000 रुपए रिश्वत की मांग की। नायब तहसीलदार ने डीड राइटर के रिश्वत की मांग की। इस मामले में 10,000 रुपए पहले ही दिए गए थे, जबकि 1 लाख रुपए डीड राइटर साहिल को देने थे।
मुकदमा है 2024 का 24/24 और इसमें डीड राइटर साहिल को रेड हैंडेड पकड़ा था। हमने डीड करवाने के बदले रिश्वत मांग रहा था 1,80,000 रुपये और वो नायब तहसीलदार अपने परवीन थे उस टाइम, उनसे सेटिंग हो गए और 1,80,000 रुपये रिश्वत की मांग कर रहा था और बोला था भाई इसके बाद आपकी डीड हो जाएगी दुकान की। तो उसमें शिकायतकर्ता ने उसकी रिकॉर्डिंग कर ली, नायब तहसीलदार परवीन की भी और साहिल की भी, और दिनांक 9/10/2024 को शिकायतकर्ता से 1 लाख रुपए लेता हुआ रंगे हाथों गिरफ्तार हो गया था सर। उसका चालान भी दिया जा चुका है और उसी दिन से ये परवीन नायब तहसीलदार भगोड़ा था, इसने हाई कोर्ट में भी अग्रिम लगाई थी, वहाँ से डिसमिस हो गई थी और अब ये कल हमारी टीम को काबू आ गया और इसका 1 दिन का पुलिस हिरासत रिमांड ले लिया था। जो भी हमने अभी पेश करना है और जो भी हमने अपनी रिकवरी करनी थी वो इससे हो गई। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर लखनऊ से है, जहां 5 अवैध निर्माण सील किए गए हैं और रुक करेंगे अगली खबर का। और अब बात कर रहे हैं दिल्ली की। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां प्रियंका गांधी 3 दिवसीय दौरे पर हैं, अपने लोकसभा क्षेत्र वायनाड केरला के दौरे पर। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सांसद प्रियंका गांधी आज वायनाड के दौरे पर हैं और इस दौरान वाइल्ड लाइफ डिवीजन का दौरा करेंगी प्रियंका गांधी। डिवीजन के वार्डन के साथ मीटिंग भी करती नजर आएंगी प्रियंका गांधी। तो उनके दौरे से जुड़ी अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। वार्डन को एम्बुलेंस की चाबी भी सौंपेंगी प्रियंका गांधी और इसी के साथ वार्डन को मोबाइल डिस्पेंसरी व्हीकल की चाबी भी सौंपती नजर आएंगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और इसी के साथ डिवीजन में रोबोटिक फिजियोथेरेपी लैब का उद्घाटन भी करेंगी सांसद प्रियंका गांधी। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। वायनाड के दौरे पर हैं प्रियंका गांधी और उनके दौरे से जुड़ी अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां वार्डन को मोबाइल डिस्पेंसरी व्हीकल की चाबी सौंपेंगी और इसी के साथ डिवीजन में रोबोटिक फिजियोथेरेपी लैब का उद्घाटन भी करेंगी सांसद प्रियंका गांधी। अपने लोकसभा क्षेत्र वायनाड के दौरे पर हैं सांसद प्रियंका गांधी। ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। शनिवार देर रात केरल पहुंची थी सांसद प्रियंका गांधी और आज का उनका कार्यक्रम आपको बता रहे हैं। आज वायनाड वाइल्ड लाइफ डिवीजन का दौरा करेंगी, डिवीजन के वार्डन के साथ मीटिंग भी करेंगी प्रियंका गांधी। वार्डन को एम्बुलेंस की चाबी सौंपेंगी सांसद प्रियंका गांधी और इसी के साथ आपको बता दें, डिवीजन में रोबोटिक फिजियोथेरेपी लैब का उद्घाटन भी करेंगी प्रियंका गांधी। और अब बात कर रहे हैं सोनभद्र की, जहां खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली में ट्रक ने मारी टक्कर। हादसे में एक की मौत हो गई है तो वहीं 3 लोग घायल हुए हैं। आपको बता दें, हादसे के बाद घटनास्थल पर जुटी लोगों की भारी भीड़ और लोगों द्वारा तत्काल मामले की सूचना पुलिस को दी गई है। घटना की सूचना पाते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है और इसी के साथ आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी है। तो सोनभद्र से खबर आपको बता रहे हैं, रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के बहुआरा गांव के पास की ये घटना, जहां फिलहाल घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गुस्साए लोगों ने वाराणसी शक्तिनगर मुख्य मार्ग जाम किया, जिसके बाद प्रशासन ने लोगों से रास्ता खोलने की अपील की। तो रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के बहुआरा गांव के पास की ये घटना आपको बता रहे हैं।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। लखनऊ नगर निगम द्वारा शनिवार को राजाजीपुरम में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। अभियान के तहत नगर निगम टीम ने क्षेत्र में 28 अस्थायी अवैध कब्जे हटवाए। जोनल अधिकारी शिल्पा कुमारी के नेतृत्व में की गई कार्रवाई के अंतर्गत अवैध ठेले, खोमचे और दुकान को हटाते हुए आसपास किए गए अवैध कब्जे भी नष्ट किए गए। इसी के तहत 2 काउंटर व 3 ठेले जब्त करते हुए अतिक्रमणकारियों से मौके पर ही 11,000 रुपए जुर्माना भी वसूला गया। खास बात यह रही कि जोनल अधिकारी ने अभियान के दौरान विस्थापित एक 80 वर्षीय महिला की झोपड़ी हटाने की वजह से उसे नगर निगम के शेल्टर होम भेजा। अधिकारियों ने नागरिकों से अपील की कि अतिक्रमण न करते हुए शहर को स्वच्छ और व्यवस्थित बनाए रखने में सहयोग करें। इस मौके पर जोनल सैनिटरी ऑफिस राम सकल, सफाई निरीक्षक राजेश कुशवाहा समेत तमाम आला अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। और अब खबर उन्नाव से है, जहां उन्नाव पुलिस ने लूट की वारदात को अंजाम देने वालों को पकड़कर मामले का खुलासा किया है। पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर के निर्देश पर गठित टीम ने सीसीटीवी फुटेज और सर्विलांस टीम की मदद से 4 लुटेरों को मुठभेड़ में लुटेरों के पैर में गोली मारकर गिरफ्तार किया है। बता दें कि उमाराय खेड़ा गांव के धीरज और उसका चचेरा भाई सूरज शादी से लौट रहे थे। सारंगहार गांव के पास कार सवार बदमाशों ने उनकी बाइक को टक्कर मारी। बदमाशों ने तमंचा दिखाकर बाइक और 2,000 रुपए लूट लिए। इसी रात मोहम्मदपुर बसोखा के राकेश और उसके साथी विभम से भी लुटेरों ने वारदात को अंजाम दिया। उन्होंने डंडे से मारकर 3,000 रुपए और मोबाइल लूट लिया। सीओ बांगरमऊ अरविंद चौरसिया की टीम ने शनिवार रात कुल्हा टोरा मोड़ पर मुठभेड़ में 2 बदमाशों को पकड़ा। शुभम और चंदन के पैरों में गोली लगी है। इनकी निशानदेही पर अतुल और तनवीर को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल की गई बाइक भी बरामद की है। आपको बता दें, आरोपियों के आपराधिक इतिहास की जांच भी की जा रही है। साथ ही पुलिस अन्य साथियों की तलाश में भी जुटी हुई है। थाना असून पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल हुए हैं तथा उसके 2 अन्य साथी गिरफ्तार हुए हैं। घायलों की पहचान चंदन थाना औरास और शुभम थाना माकी के रूप में हुई है। इसके 2 अन्य साथी भी थाना माकी क्षेत्र के रहने वाले हैं, जिनमें से एक तनवीर और एक अतुल है। इन बदमाशों से पूछताछ में पता चला कि यह 1 और 2 की रात में एक व्यक्ति जो शादी से आ रहा था उससे बाइक और उसके मोबाइल लूट लिए थे। इनकी निशानदेही पर लूटी हुई संपत्ति बरामद कर ली गई है। घायलों को उपचार के लिए भेज दिया गया है तथा अन्य विधिक कार्रवाई नियमानुसार कराई जा रही है। और अब खबर नोएडा से है, जहां नोएडा स्टेडियम में 1 नेशन 1 इलेक्शन के समर्थन में दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें लोगों ने बड़ी संख्या में सहभागिता की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हरी झंडी दिखाकर प्रतियोगिता की शुरुआत कराई। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश भर में 1 नेशन 1 इलेक्शन को पूरे देश में जनता का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। इस चुनावी व्यवस्था के शुरू होते ही बार बार चुनाव होने के नुकसान से छुटकारा मिलेगा। सभी प्रतिभागियों ने स्वयं की प्रतिभा साबित करने को एड़ी चोटी का जोर लगाने में कमर कसी है। इस मौके पर भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल, राज्यसभा सांसद सुरेंद्र नागर, मंत्री ब्रजेश सिंह, क्षेत्रीय विधायक पंकज सिंह समेत तमाम लोग मौजूद रहे। की सड़कों पर एक नया इतिहास रचा गया है। जन सैलाब उमड़ा है और इस जन सैलाब में बच्चे भी हैं, माताएं बहनें भी हैं, बेटा बेटियां, भाई बहन, बुजुर्ग, और इन सब का संकल्प एक है, बार बार होने वाले चुनाव हमारे देश में 5 साल 12 महीने 365 दिन लगातार। चलिए सीधा आपको लिए चलते हैं नंदप्रयाग, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। मैं आप सभी का अपनी सभा में यहाँ पर आने के लिए यहाँ का सभी का मैं हृदय से आप सबका स्वागत करता हूँ। और राम कथा के भजन
वेद व्यास कर आसीन मानस के मर्मज्ञ हमारी सनातन संस्कृति के संभाव संरक्षक और भारत की पहचान को नई पीढ़ी पहुंचाने का दायित्व जो वर्षों वर्षों से निर्वहन कर रहे हैं, ऐसे पूज्य मुरारी बापू को मैं प्रणाम करता हूं और देवभूमि उत्तराखंड के सभी लोगों की ओर से आपका मैं यहाँ पर पहुंचने पर अभिनंदन करता हूँ। सावित्री मठ की तपोभूमि पर विराजे सभी संतगण का श्रद्धालु जन, यहाँ उपस्थित सभी भाई बहनों का भी, आप सभी का भी मैं देवभूमि उत्तराखंड के मुख्य सेवक के लिए आप सबका स्वागत करता हूँ, आप सबको प्रणाम करता हूँ। ये मेरा है कि अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर स्थित नंदीपुर में पर आयोजित हो रहे इस बहुत ही सुंदर कार्यक्रम है। आप सभी के बीच में मुझे भी सुनने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। जैसे मैं पूज्य बापू से कह रहा था कि जब जब आप देवभूमि में पधारते हैं, मैं प्रयास करता हूँ कि मैं पूज्य बापू के मुख से निकलने वाले स्तुति को, भगवान राम की कथा को अवश्य श्रवण करने सानिध्य में पहुंचूं। लेकिन सच बताओ तो यहाँ कोई भी माध्यम बना होगा, लेकिन सच में भगवान राम की और भगवान हनुमान जी की कृपा जिन पर होगी वही यहाँ पर पहुंचेगा। आज क्या बताऊं कि कल रात को मुझे आज बड़ा अलग संयोग भी है। आज ही भगवान बद्री साहब के कपाट भी खुल गए। मुझे कल रात को यहाँ आना था, हो गया मैं यहाँ रुद्रप्रयाग तक पहुंचा वापस। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।